हेलो बच्चों, ये विलियन का थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें देखा था सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन क्या होता है और विलियन के प्रकार क्या क्या होते हैं, विलेयता क्या होती है, हेनरी का नियम देखा था और सांद्रण को किस किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है ये देखा था। फिर इसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था वाष्प दाब क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम के आधार पर विलेनों के कितने प्रकार होते हैं और फिर उसके बाद हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण को देखा था, एजियोट्रॉप्स को देखा था। ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे वो एक तो अणुसंख्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। हम लोगों के कोर्स में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला अणुसंख्य गुणधर्म है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा रहेगा पराक्षण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा एबनॉर्मल बिहेवियर, असमान व्यवहार। इस वीडियो में जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा अणुसंख्य गुणधर्म। हम लोगों के कोर्स में 4 अणुसंख्य गुणधर्म हैं। पहला है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, पराक्षण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा पॉइंट रहेगा असमान व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। विलयन के वे गुण जो विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते बल्कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, विलेय की प्रकृति किसी भी प्रकार की बनी रहे, केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहा जाता है अणुसंख्य गुणधर्म। इस तरह अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विलेय के अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लैम्डा, कोई भी प्रॉपर्टी हमने मान ली, विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या विलेय के कणों की संख्या विलेय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से लैम्डा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा विलेय का मूल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और लैम्डा विल बी इक्वल टू गामा इंटू एक्स बी। गामा जो है वो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है। किसी भी संख्या को जब बराबर करना होता है तो हम कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विलेय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होती है, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू गामा कांस्टेंट गुणा विलेय का मूल प्रभाज।
हम लोगों के कोर्स में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन वाष्प दाब अवनमन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब किसी विलायक को किसी बीकर में लिया जाए और उस बीकर को ढक दिया जाए, बाच गिलास से ढक दें, तो ये तो रहा शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट। और जब इसको हमने ढक दिया तो मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि वाष्पन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। वाष्पन की प्रक्रिया का मतलब उसके विलायक के अणु आपस में टकराएंगे और अगर किसी अणु की ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से अधिक हो जाती है तो वह द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाता है, वाष्प अवस्था में आ जाता है। और जब वाष्प अवस्था में आ जाएगा तो वो वाष्प अवस्था में जो बीकर का रिक्त स्थान होगा उसमें इधर उधर गति करेगा। गति करने से उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और वो पुनः कुछ समय पश्चात फिर से द्रव अवस्था में वापस आ जाता है। पहले द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में गया और कुछ समय के पश्चात वो पुनः द्रव अवस्था में आ जाता है। जब द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन। और जब तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन, और ये है वेपोराइजेशन। कुछ समय के पश्चात वाष्पन और संघनन में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है और साम्यावस्था की स्थिति में किसी भी द्रव की वाष्प के द्वारा जितना दाब पड़ता है द्रव सतह पर उसे कहा जाता है वाष्प दाब। तो यहाँ पर शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक में हमने मान लिया कि साम्यावस्था स्थापित होगी। साम्यावस्था का मतलब वह स्थिति जिस स्थिति में द्रव प्रावस्था से जितने अणु वाष्प प्रावस्था में जाते हैं उतने ही अणु वाष्प प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में आ जाते हैं। साम्य स्थिति में द्रव की वाष्प के द्वारा जितना दाब पड़ता है उसे कहा जाता है वाष्प दाब। तो ये शुद्ध विलायक है और मान लिया कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है।
अब अगर हम इसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला करके विलयन तैयार करें, मान लिया हमने कोई अवाष्पशील विलेय मिला लिया, और जब अवाष्पशील विलेय मिला लेंगे तो वो पूरे विलायक में फैल जाएगा और इस तरीके से हमें विलयन मिलेगा। और विलयन में जो वाष्प बनेगी वो कुछ कम होगी शुद्ध विलायक की तुलना में, क्योंकि विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित है और सतह पर जहाँ जहाँ पर अवाष्पशील विलेय के अणु होंगे वहाँ वहाँ से वाष्पन नहीं होगा। यानी कि इस स्थिति में वाष्पीकृत होने वाली सतह का क्षेत्रफल इस स्थिति से कम हो गया, तो वाष्प भी कम बनेगी और साम्यावस्था कम वाष्प में ही स्थापित हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब है, इस स्थिति में जो वाष्प दाब उत्पन्न होगा उसे PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम दोनों स्थितियों की तुलना करें तो इस स्थिति में विलायक के वाष्प अवस्था में अणु अधिक हैं, अधिक होने के कारण वाष्प दाब भी अधिक होगा, और इस स्थिति में विलायक के वाष्प अवस्था में अणु कम है जिससे वाष्प दाब कम होगा। या हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। इन दोनों वाष्प दाबों के अंतर को ही कहा जाता है वाष्प दाब अवनमन। तो इस तरीके से वाष्प दाब अवनमन डेल्टा P बराबर हो जाएगा P0 माइनस PS। तो ये तो रहा वाष्प दाब अवनमन। अब समझते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब अवनमन का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के साथ अनुपात आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन बराबर हो जाएगा डेल्टा P वाष्प दाब अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अगर विलायक के वाष्प दाब को PA0 से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा PA0। यहाँ पर भी PA0 आ जाएगा, यहाँ पर भी PA0। हमने द्विअंगी विलयन है, उसमें A विलायक को प्रदर्शित कर रहा है और B अवाष्पशील विलेय को प्रदर्शित कर रहा है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PA0 विलयन के वाष्प दाब PS से अधिक होगा। दोनों का जो अंतर होगा उसे कहेंगे वाष्प दाब अवनमन, और वाष्प दाब अवनमन का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के साथ अनुपात कहलाता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। अब हम लोग अगली बात समझेंगे, और अगली बात यह है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन तथा राउल्ट का नियम। अब हम राउल्ट के नियम को आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के पदों में समझेंगे। तो जो राउल्ट ने
द्विअंगी विलयनों के लिए नियम दिया था, वो दिया था कि द्विअंगी विलयन का कुल वाष्प दाब, तो यहाँ पर विलयन है तो विलयन का कुल वाष्प दाब हो गया PS, उसके दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है, यानी कि PA और प्लस PV। यहाँ पर जो विलेय है, दूसरा अवयव है, वो अवाष्पशील है। अवाष्पशील होने के कारण उसकी वाष्प नहीं बनेगी, और जब वाष्प नहीं बनेगी तो उसका आंशिक वाष्प दाब भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा PS इज इक्वल टू PA। विलयन का वाष्प दाब बराबर होगा विलायक का आंशिक वाष्प दाब, या विलायक जो भी है उसके द्वारा उत्पन्न दाब, क्योंकि विलेय B अवाष्पशील है। PA का मान हमने बताया था XA इंटू PA नॉट होगा। XA का मतलब विलायक का मूल प्रभाज, और PA नॉट का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस XB इंटू PA नॉट, क्योंकि XA और XB विलायक का मूल प्रभाज धन विलेय का मूल प्रभाज बराबर होता है 1 के। जब हमने फर्स्ट वीडियो में सांद्रण को समझाया था, तब वहाँ पर हमने ये बताया था कि द्विअंगी विलयनों में दोनों अवयवों के मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर होता है। इसको हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB। अब इस टर्म को इधर ले आएंगे और PS को इधर ले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा जब ये वाला टर्म इस साइड आएगा तो हमको मिल जाएगा PA नॉट इंटू XB। ये वाला टर्म इधर आया और ये वाला टर्म इधर गया, तो ये हो जाएगा इक्वल टू PA नॉट माइनस PS। या इसी से लिखें तो हम लिख सकते हैं XB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। और ये रहा राउल्ट का नियम। इसमें ये वाला पद आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से राउल्ट लॉ को हम परिभाषित कर सकते हैं कि अवाष्पशील विलेय युक्त द्विअंगी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये तो रहा राउल्ट का नियम। अब हम लोग आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन यदि ज्ञात हो तो विलेय के अड़भार की गणना कैसे की जाएगी उसे देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना।
विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो राल्ट ने जो नियम दिया उसके हिसाब से PA0 माइनस PS अपॉन PA0 मतलब आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाज्य। या इसी को लिखें तो हम लिख देंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। और अगर तन विलयन होगा तो उसमें विलायक ज़्यादा होगा और विलेय कम होगा, तो उसमें विलायक के मोलों की संख्या ज़्यादा होगी और विलेय के मोलों की संख्या कम होगी। यानी कि तन विलयन के लिए NB will be very very less than Na। विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम है। तो इस टर्म में Na के सापेक्ष Nb को नगण्य माना जा सकता है और इस तरह से हमें मिल जाएगा Nb अपॉन Na। या अगर इसी को लिखें तो PA0 माइनस PS अपॉन PA0 बराबर हो जाएगा Nb का मान होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान और Na का मान होगा विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। या इसी को हम और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू WB अपॉन WA। ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा इंटू MA और नीचे हो जाएगा इंटू MB। ये हमें फाइनल इक्वेशन मिला। इसमें MB के मान को हम लोगों को निकालना है। अगर हम प्रयोग द्वारा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पता लगा लें तो WB और WA और MA के मान ज्ञात होने पर MB की गणना की जा सकती है। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन ज्ञात करने के लिए हम विलायक को कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और उसकी जो मात्रा होती है उसे नोट कर लेते हैं। वो मात्रा WA के बराबर होगी। फिर उसे मोनोमीटर से जोड़ करके वाष्प दाब ज्ञात कर लेते हैं। वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा। फिर मोनोमीटर को अलग करके विलेय की ज्ञात मात्रा, जो भी मात्रा डालेंगे उसे तौल करके डालेंगे और उसे नोट कर लेंगे। ज्ञात मात्रा को डाल देते हैं, डाल करके विलयन बना लेते हैं और फिर मोनोमीटर जोड़ करके विलयन का वाष्प दाब PS ज्ञात कर लेते हैं। तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पता लग जाएगा। विलायक का द्रव्यमान कितना था ये हमने नोट ही कर लिया, विलेय का द्रव्यमान कितना ये भी नोट कर लिया और विलायक के अर्ध सूत्र से विलायक का मोलर द्रव्यमान Ma पता लग जाएगा और इस तरीके से हम MB की गणना कर लेते हैं। तो ये तो रहा पहला अणुसंख्य गुणधर्म आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन और उससे विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है वो मैंने बताया आपको। अब हम लोग दूसरे अणुसंख्य गुणधर्म को देखेंगे।
और दूसरा अणुसंख गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन। अब क्वथनांक उन्नयन क्या होता है इसको समझते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते थे। तो दूसरा अणुसंख गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक उन्नयन को समझने से पहले हम समझते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस ताप पर द्रव उबलने लगता है, इसे क्वथनांक कहते हैं। अगर हम शुद्ध विलायक और विलयन के क्वथनांकों को देखें तो विलायक में वाष्प ज़्यादा मात्रा में बनती है और विलयन में वाष्प कम मात्रा में बनती है। ये शुद्ध विलायक ले लिया और इसको हमने गर्म किया। मान लिया कि TB0 ताप पर इतनी वाष्प बन गई कि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो यह विलायक उबलने लगेगा और जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है क्वथनांक। अगर हम इसी ताप पर, जिस ताप पर शुद्ध विलायक उबलता है, विलयन को देखें तो विलयन में इस ताप पर बनी हुई वाष्प की मात्रा कम होगी, क्योंकि विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित है और अवाष्पशील विलेय उपस्थित होने के कारण वाष्पीकृत होने वाली सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है। और जब वाष्पीकृत होने वाली सतह का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो बनने वाली वाष्प भी कम हो जाएगी। तो TB0 ताप पर शुद्ध विलायक में जितनी वाष्प बनेगी उससे कम वाष्प इसमें रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाष्प बन रही है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होगा और हमको वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब उत्पन्न करने के लिए विलयन को अधिक गर्म करना पड़ेगा। मान लिया कि ये TBS ताप पर यह उबल रहा है, यानी कि विलयन का क्वथनांक TBS हो गया। तो TBS का मान ज़्यादा होगा और TB0 का मान कम होगा, यानी कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। और इन दोनों क्वथनांकों के अंतर को ही कहा जाता है क्वथनांक उन्नयन। विलयन का क्वथनांक TBS अधिक होता है विलायक के क्वथनांक से। TB0, इन दोनों के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB बराबर हो जाएगा TBS माइनस TB0। अगर हम वाष्प दाब और ताप के मध्य ग्राफ खींचें, वाष्प दाब
वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ग्राफ खींचें तो हमें ये पता है कि ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा। तो हमको जो विलायक के लिए वक्र मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, सॉल्वेंट के लिए हो गया, और विलयन के लिए जो वक्र मिलेगा, विलयन का वाष्प दाब कम है किसी भी ताप पर, विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा और विलयन का वाष्प दाब कम, तो हमें वक्र इसके नीचे मिलेगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन का। अब अगर 1 एटमॉस्फेयर वाष्प दाब हो तो शुद्ध विलायक के लिए ये कम ताप पर हो जाएगा और विलयन के लिए ये अधिक ताप पर हो जाएगा। और जब वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है, यानी कि जो संगत ताप होंगे, इसके संगत जो ताप होगा वो विलायक का क्वथनांक होगा और इसके संगत जो ताप होगा वो विलयन का क्वथनांक होगा। तो ये तो हो गया विलायक का क्वथनांक TB0 और ये हो जाएगा विलयन का क्वथनांक TBS। अब अगर हम शुद्ध विलायक के क्वथनांक पर विलयन और विलायक की वाष्प दाबों के अंतर को देखें तो इतना अंतर होगा। ये जो अंतर हुआ इसका मान हमने मान लिया कि डेल्टा P है। अगर डेल्टा P का मान ज़्यादा है, यानी कि दोनों की वाष्पों में अंतर ज़्यादा है, दोनों के वाष्प दाबों में अंतर ज़्यादा है तो दोनों की वाष्पों में अंतर ज़्यादा होगा। और जब अंतर वाष्पों में ज़्यादा है, वाष्प की मात्राओं में अंतर अगर ज़्यादा है तो हमें विलयन को अधिक ताप तक गर्म करना पड़ेगा जिससे कि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। और अगर विलायक और विलयन की वाष्प दाब का अंतर कम है तो इसका मतलब हुआ कि उनकी वाष्प की मात्राओं का अंतर कम है, तो कम ताप वृद्धि द्वारा ही विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा और विलयन उबलने लगेगा। यानी कि इन दोनों का जो अंतर होगा, तापांतर जो होगा, हमें कितना ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ये अंतर हो गया डेल्टा TB और ये अंतर हो गया डेल्टा P। अगर वाष्प दाबों की मात्राओं का अंतर अधिक है तो ताप वृद्धि अधिक करनी पड़ेगी और अगर वाष्प दाबों की मात्राओं का अंतर कम है तो ताप वृद्धि कम करनी पड़ेगी। यानी कि जो डेल्टा TB है वो अनुक्रमानुपाती होगा डेल्टा P के। क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाबों के अंतर के अनुक्रमानुपाती होगा, या डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती होगा विलेय का मूल प्रभाज, क्योंकि राउल्ट ने नियम दिया था आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन डेल्टा P अपॉन P0 A इज इक्वल टू विलेय का मूल प्रभाज। तो डेल्टा P अनुक्रमानुपाती हो जाएगा XB। इससे ये स्पष्ट है कि डेल्टा P का मान विलेय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा, और जब डेल्टा P का मान विलेय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा तो डेल्टा TB का मान डेल्टा P के अनुक्रमानुपाती होने के कारण विलेय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अब अगर हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाना चाहें
तो उसके लिए स्थिरांक से गुणा कर देते। मान लिया हमने गामा का गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा गामा इंटू एक्स बी, और गामा जो है वो एक स्थिरांक है। इस समीकरण से ये स्पष्ट है कि क्वथनांक उन्नयन विलेय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, इसलिए ये अणुसंख्य गुणधर्म है। अब हम एक्स बी का मान रखेंगे तो डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू गामा इंटू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या, या इसी का मान देखेंगे तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा गामा इंटू, अगर तन विलयन है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तन विलयन के लिए एन का मान Na से बहुत कम होगा। तन विलयन का मतलब होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। जब विलेय की मात्रा कम होगी तो विलेय के मोलों की संख्या भी विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम होगी। इसलिए जो ये टर्म लिखा हुआ है इसमें हम Nb के मान को नगण्य मान सकते हैं Na के मान की तुलना में। तो हमें समीकरण मिल जाएगा Nb अपॉन Na, या इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू गामा इंटू Nb का मान लिखेंगे तो वो होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा गामा इंटू, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए। ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा इंटू एम ए अपॉन एम बी। इसी को अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं गामा इंटू, ये जो इतना टर्म है ये मोलल्टी के बराबर है, मोललता के बराबर है। मैंने बताया था कि मोललता एम डैश बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो इसको ये जो इतना टर्म है ये मोललता एम डैश के बराबर होगी। तो हमें समीकरण मिल जाएगा गामा इंटू एम डैश इंटू एम ए विलायक का मोलर द्रव्यमान। गामा कांस्टेंट होता है और विलायक का मोलर द्रव्यमान भी कांस्टेंट रहेगा, तो हमको ये समीकरण मिल जाएगा और डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू एम डैश। एम डैश मीन्स मोललिटी। बुक्स में इसे स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हम लोग इसे एम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये मोललिटी को लिखा है। इसमें जो के बी है उसको कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसका मान बराबर होगा गामा इंटू विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो ये तो रहा क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन हमें मिल गया। क्वथनांक उन्नयन बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे
विलयन की मूललता। अब हम ये देखेंगे कि क्वथनांक उन्नयन ज्ञात होने पर विलय का मूलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव किया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम डैश। के बी का मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक, एम डैश का मतलब मूललता, और डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू मूललता का मान क्या होता है, मूललता एम डैश मैंने बताया था, एम डैश बराबर होती है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो हम ये मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। इससे हमको अगर मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो मोलर द्रव्यमान की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एम बी बराबर हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। तो ये रहा विलय के अणभार को, विलय के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने का सूत्र। अगर हम विलायक के भार को, अगर हम विलायक के द्रव्यमान को ग्राम में रखें तो समीकरण का रूप क्या होगा, जरा उसे भी देखते हैं। एम बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी, और जो यहाँ पर रखेंगे तो किलोग्राम में ही, लेकिन अगर ग्राम में रखना चाहें तो डब्ल्यू ए ग्राम में है और उसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भाग दे देते हैं। तो अब ये ग्राम में लिखा है और वास्तव में किलोग्राम में बदल गया। ये जो लिखा और ये जो लिखा दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो लिखा है और ये जो लिखा है दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर किलोग्राम में लिखा, जैसे विलायक है और विलायक की मात्रा 2 kg है, 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो 2 होगी। अगर हम 2000 ग्राम रखेंगे तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 1000, जिससे कि जो ये मात्रा ग्राम में हम लिख रहे हैं वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। और इट विल बी इक्वल टू 1000 गुणा के बी गुणा विलय का द्रव्यमान बटे डेल्टा टी बी इंटू विलायक का द्रव्यमान, और वो ग्राम में है। तो ये रहा एक दूसरा रूप इसी समीकरण का। अब हम क्या करते हैं कि क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करते हैं, और क्वथनांक उन्नयन को ज्ञात करने के लिए
लैंड्सबर्गर विधि का प्रयोग किया जाता है। लैंड्सबर्गर विधि में सबसे पहले शुद्ध विलायक का क्वथनांक नोट किया जाता है और जितना विलायक प्रयोग किया जाता है उसकी मात्रा को भी नोट करते हैं। फिर उसमें विलेय की ज्ञात मात्रा डालते हैं, उसे भी नोट कर लेते हैं जितनी विलेय की मात्रा डाल रहे हैं, और विलयन बनाते हैं और विलयन बना करके क्वथनांक निकालते हैं। इन दोनों क्वथनांकों का जो अंतर होता है वही होता है डेल्टा टीवी क्वथनांक उन्नयन। ये मात्राएं हमने नोट कर ली थी, विलेय की मात्रा भी नोट कर ली थी, विलायक की भी मात्रा नोट कर ली थी, और ये मोलर उन्नयन स्थिरांक है। इसका मान विभिन्न विलायकों के लिए बुक्स में लिखा रहता है, तो ये मान देख लेंगे कि कितना आ रहा। इस तरीके से हम विलेय का अड़भार ज्ञात कर लेते हैं। तो ये रहा क्वथनांक उन्नयन। इसमें हमने सबसे पहले समझाया क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, फिर हमने ये बताया कि क्वथनांक उन्नयन से विलेय के अड़भार का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब हम लोग अगले अणुसंघ गुणधर्म पर आते हैं और वो है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब दूसरे अणुसंघ गुणधर्म को समझेंगे और वो है हिमांक अवनमन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जब कोई द्रव जमता है तो उस समय दो अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं, एक तो द्रव और दूसरा ठोस। यानी कि द्रव और ठोस दोनों के बीच गतिज साम्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट वह ताप होता है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इस प्रकार कोई विलयन तब जमता है जब उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जब कोई शुद्ध विलायक जमता है तो उसके अणु एक निश्चित क्रम में आ जाते हैं, क्योंकि अंतर आणविक आकर्षण बल स्थायी हो जाते हैं और ऊर्जा का निष्कासन होता है। विलयन में विलेय के अणु मिले होते हैं और वो उसके नियमित क्रम में व्यवस्थित होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे विलयन को जमने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक ऊर्जा का निष्कासन करना पड़ता है और हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है जबकि विलयन का हिमांक कम होता है, और इन दोनों हिमांकों के अंतर को ही हिमांक अवनमन कहा जाता है। तो हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू टी एफ नॉट शुद्ध विलायक का हिमांक ऋण टी एफ एस विलयन का हिमांक। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, जब हमने क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बी बराबर बताया था टी बी एस माइनस टी बी नॉट। टी बी एस का मतलब हुआ विलयन का क्वथनांक और टी बी नॉट का मतलब हुआ विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक है और यहाँ पर ये विलायक का क्वथनांक है, जबकि हिमांक अवनमन में टी एफ नॉट विलायक के
हिमांक को प्रदर्शित कर रहा है और TFS विलयन के हिमांक को प्रदर्शित कर रहा है। विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटाते हैं तो हिमांक का अवनमन प्राप्त होता है, और विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटाते हैं तब क्वथनांक उन्नयन प्राप्त होता है। अगर हम वाष्प दाब, वेपर प्रेशर और ताप के मध्य ग्राफ खींचें तो विलायक तथा विलयन के लिए वक्र चित्रानुसार प्राप्त होंगे। हमें ये पता है कि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। किसी भी ताप पर अगर देखेंगे तो विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा और विलयन का वाष्प दाब कम होगा। तो ये वाला कर्व विलायक को और उसके नीचे रहेगा विलयन का वाष्प दाब का वक्र। अब जैसे ही विलायक का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, वैसे ही द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। किंतु उसी ताप पर विलयन ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर नहीं होता। तो इसको वाष्प दाब के बराबर होने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा निकालनी पड़ती है, जिससे इसका हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में कम हो जाता है। या हम ये कहें कि विलयन ठोस अवस्था में और भी कम ताप पर परिवर्तित होता है। जिस ताप पर विलायक ठोस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है उसे कहा जाता है शुद्ध विलायक का हिमांक, और जिस ताप पर विलयन ठोस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है उसे कहा जाता है विलयन का हिमांक। इन दोनों का अंतर ही होता है हिमांक अवनमन, यानी कि डेल्टा TF, और TF नॉट ताप पर यानी कि शुद्ध विलायक के हिमांक पर विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब दोनों के अंतर को देखा जाए तो ये मान डेल्टा P के बराबर होगा। यह अंतर अगर अधिक होगा तो डेल्टा TF का मान भी अधिक होगा, और अगर यह अंतर कम होगा तो डेल्टा TF का मान भी कम होगा। इस तरह डेल्टा TF अनुक्रमानुपाती हो जाएगा डेल्टा P के। डेल्टा P का मान अनुक्रमानुपाती होता है विलेय के मूल प्रभाज के, क्योंकि हमें पता राउल्ट लॉ के अनुसार आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि डेल्टा P का मान यानी कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए डेल्टा TF अनुक्रमानुपाती हो जाएगा विलेय के मूल प्रभाज। या इसी को लिखें तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू K इंटू XB, जहाँ K एक स्थिरांक है अब विलेय के मूल प्रभाज के मान को रखेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा TF
इज इक्वल टू के इंटू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। तन विलयन के लिए विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम होती है, इसलिए इस टर्म में Na के मान की तुलना में Nb के मान को नगण्य माना जा सकता है और इस प्रकार हमें मिल जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू NB अपॉन Na और डेल्टा टी एफ बराबर होगा के इंटू Nb का मान होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मूलर द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मूलर द्रव्यमान। या इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं के इंटू WB बटे WA इंटू MA बटे MB। यहाँ पर ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा और ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा और ये वाला टर्म ऊपर पहुँच जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा। इसमें इतना टर्म मूललता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि मूललता m डैश बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो हमको डेल्टा टी एफ मिल जाएगा के इंटू एम डैश का मतलब मूललता और गुणा एम ए विलायक का आणविक द्रव्यमान। इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट है और एम ए का भी मान कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये विलायक का आणविक द्रव्यमान है, तो इन दोनों का गुणनफल कांस्टेंट ही होगा और उसे हम के एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा के एफ इंटू एम डैश, जहाँ के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक है। अब इसको यहाँ लिख रहे हैं, इस तरीके से हमें मिला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम डैश। एम डैश मीन्स मोललिटी और के एफ की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी इक्वल टू के इंटू एम ए। के एक स्थिरांक है और एम ए विलायक का आणविक द्रव्यमान है। इसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये हमें हिमांक अवनमन का समीकरण मिल गया। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं और वो है हिमांक अवनमन द्वारा विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण। विलेय के मोलर
द्रव्यमान का निर्धारण। विलेय के मोलर द्रव्यमान को किस तरीके से निर्धारित करते हैं? तो हमें ये पता है कि हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक गुणा एम डैश मोललिटी मोललता, या इसी को लिखें तो ये हो जाएगा के एफ मोललता का मान विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो हमें ये समीकरण मिल जाएगा। इससे अगर हम विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें तो एम बी बराबर मिल जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। अगर हम इसको विलायक के द्रव्यमान को ग्राम में रखना चाहें तो क्या मिलेगा? इस समीकरण का रूप परिवर्तित हो जाएगा। विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक गुणा विलेय का द्रव्यमान बटे हिमांक अवनमन गुणा विलायक का ग्राम में बार बटा 1000, क्योंकि तभी ये केजी में परिवर्तित होगा, किलोग्राम में परिवर्तित होगा। और एम बी विल बी इक्वल टू 1000 गुणा के एफ गुणा विलेय का द्रव्यमान बटे हिमांक अवनमन गुणे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। तो ये समीकरण हमें मिल गया। इस समीकरण की सहायता से हम विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें डेल्टा टी एफ का मान पता होना चाहिए। डेल्टा टी एफ का मतलब हिमांक अवनमन, और हिमांक अवनमन बैकमैन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। बैकमैन विधि में शुद्ध विलायक लेते हैं और उसका हिमांक ज्ञात करते हैं, और जो विलायक होता है उसकी मात्रा को नोट कर लेते हैं। फिर उसमें विलेय की ज्ञात मात्रा डाल करके विलयन बनाते हैं और विलयन का हिमांक निकालते हैं, उसको भी नोट कर लेते हैं। इस तरीके से हमें विलेय की मात्रा पता लग गई, विलायक की मात्रा पता लग गई, और विलायक का हिमांक पता लग गया, विलयन का हिमांक पता लग गया। फिर हिमांक अवनमन ज्ञात कर लेंगे। फिर इस समीकरण की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान को निर्धारित किया जा सकता है। तो ये रहा हिमांक अवनमन, और हिमांक अवनमन की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण। अब हम लोग तीसरे अणुसंख गुणधर्म को देखेंगे, और वो है परासरण दाब। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है इसको तो बाद में समझेंगे। पहले दो प्रक्रम होते हैं, एक को कहते हैं परासरण और दूसरे को कहते हैं विसरण। इन दोनों को समझते हैं। तो परासरण, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस,
और विसरण। डिफ्यूजन। जब विलायक के कण तन विलयन से या शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गत करते हैं तो इसे परासरण कहा जाता है। और जब विलेय और विलायक दोनों के कण अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गत करते हैं तो इसे विसरण कहा जाता है। परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है। और विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं होती। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हमने बताया था, इसमें परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन या तन विलयन या शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गत करेंगे। और विसरण में विलेय और विलायक दोनों के कण गत करते हैं। विलेय का सांद्रण अधिक है तो विलेय के कण कम सांद्रण की ओर गत करेंगे, और जब विलेय का सांद्रण अधिक है इसका मतलब यहाँ पर विलायक का सांद्रण कम है तो विलायक के कण अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गत करते हैं। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। परासरण एक मंद प्रक्रम है जबकि विसरण तीव्र प्रक्रम होता है। इसमें केवल विलायक के कण गत करते हैं और इसमें विलेय और विलायक दोनों के कण गत करते हैं। परासरण को विलयन पर अतिरिक्त दाब आरोपित करके रोका जा सकता है। यानी कि विलयन पर अतिरिक्त दाब आरोपित करने पर यह रुक जाता है। लेकिन विसरण को रोका नहीं जा सकता। यह प्रक्रम केवल द्रव प्रदर्शित करते हैं, जबकि विसरण द्रव तथा गैस दोनों में होता है।
तो ये दोनों में अंतर रहा। परासरण और विसरण में क्या अंतर था ये मैंने आपको समझाया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और वो है परासरण दाब। अब हम लोग परासरण दाब को समझेंगे। परासरण की क्रिया से उत्पन्न वह द्रवस्थैतिक दाब जो परासरण को रोक देता है परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब का मान P या पाई द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है और वो होता है HdG। अगर हम एक द्रोणिका में शुद्ध विलायक लें और इसमें इकाई क्षेत्रफल वाली केश नली युक्त फनल में जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हो उसमें विलयन को ले लें तो इसमें द्रव के तल की ऊंचाई जितनी बढ़ जाती है वो h हो गया। d विलयन का घनत्व हो गया और g गुरुत्वीय स्थिरांक है। ये समीकरण हमें मिला परासरण दाब के लिए। परासरण दाब को एक अन्य तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब का मान इतना अधिक होता है लगभग 20 से 200 एटमॉस्फेयर तक, उससे सामान्य अर्धपारगम्य झिल्ली फट जाती है। जैसे जब बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब का निर्धारण किया जाता है तो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है ताकि वे परासरण की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अत्यधिक दाब को सहन कर सकें। सामान्य अर्धपारगम्य झिल्लियाँ इतने दाब में फट जाती हैं। अब हम परासरण दाब के संबंध में वान टॉप द्वारा दिए गए नियमों को देखेंगे। वान टॉप ने पाया कि विलयन और गैसों के बीच में समानता होती है। अगर हम गैसीय दाब के स्थान पर परासरण दाब का प्रयोग करें तो जो समीकरण गैसों पर लागू होते हैं वही समीकरण विलयन पर भी लागू हो जाते हैं। तो उन्होंने कुछ नियम दिए और उनमें से पहला नियम है बॉयल वान टॉप नियम। इस नियम के अनुसार विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा चार्ल्स वान टॉप नियम। इस नियम के अनुसार विलयन का परासरण दाब ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा है एवोगाद्रो वान टॉप नियम। विलयन का परासरण दाब विलय के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इन नियमों को अगर मिला दें तो हमें मिल जाएगा पाई अनुक्रमानुपाती n × t
अपॉन वी, या इसी को लिखें तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, जहाँ पर सी मोलर सांद्रण है और सी का मान मोलों की संख्या बटे आयतन। मोलर सांद्रण सी बराबर होता है मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। तो एन अपॉन वी की जगह पर मोलर सांद्रण लिखा। इससे स्पष्ट है पाई इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू आर इंटू टी, जहाँ पर आर गैस स्थिरांक है, तो इस तरीके से परासरण दाब पाई बराबर हमें मिल गया सी इंटू आर इंटू टी। सी का मतलब मोलर सांद्रण, आर का मतलब गैस स्थिरांक और टी केल्विन में ताप है। अब हम परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार देखेंगे। परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार। इसमें पहला है समपरासरी विलयन। या इसी को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक ही ताप पर अगर दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं तो इसे समपरासरी विलयन कहते हैं। तो समपरासरी विलयन के लिए पाई 1 बराबर हो जाएगा पाई 2 एट कांस्टेंट टी, ताप जो है वो स्थिर रहे। इससे हमें क्या मिल जाएगा, C1 इंटू आर इंटू टी विल बी इक्वल टू C2 इंटू आर इंटू टी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दोनों में सेम रहेगा। और C1 विल बी इक्वल टू C2। तो ये रहा समपरासरी विलयन के लिए। समपरासरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं स्थिर ताप पर समान होती हैं। दूसरे होते हैं अतिपरासरी, हाइपरटोनिक, तथा अधापरासरी विलयन। हाइपोटोनिक। अतिपरासरी का मतलब दो विलयन है और उनमें जिसका परासरण दाब अधिक होता है वो कहलाता है अतिपरासरी, और जिसका कम होता है वो कहलाता है अधापरासरी। ये अतिपरासरी और ये अधापरासरी। जिसका परासरण दाब ज़्यादा वो अतिपरासरी और जिसका कम वो अधापरासरी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग परासरण दाब के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करेंगे। विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण
हमने परासरण दाब के बारे में जो समीकरण बताया था, जो समीकरण निर्मित किया था, वो था पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर टी। परासरण दाब विलयन के मूलर सांद्रण गुणा आर गुणा टी के बराबर होता है। या इसी को लिखें तो पाई विल बी इक्वल टू, मोलर सांद्रण का मान हो जाता है एन अपॉन वी, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, इंटू आर टी। या इसी को देखें तो पाई बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मूलर द्रव्यमान, और बटे हो गया V इंटू आर टी। या इसी को लिखें तो ये हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू V इंटू आर टी। इससे अगर MB का मान निकालें, विलेय का मूलर द्रव्यमान, तो वो बराबर हो जाएगा WB इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी। WB का मतलब विलेय का द्रव्यमान, R गैस कांस्टेंट है, T ताप है, पाई परासरण दाब है, और V विलयन का लीटर में आयतन। परासरण दाब का निर्धारण बर्कले हार्टले विधि द्वारा किया जाता है। तो ये रहा परासरण दाब, और परासरण दाब की सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे, और वो है विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है अगर विलयन पर परासरण दाब से भी ज़्यादा दाब आरोपित कर दिया जाए तो विलायक के कण विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। यह प्रक्रम परासरण के विपरीत है, इसलिए इसे विपरीत परासरण कहा जाता है। इसका उपयोग समुद्री जल से पीने योग्य पानी निकालने के लिए किया जाता है। समुद्री जल में लवण ज़्यादा होते हैं। लवण ज़्यादा होने के कारण समुद्री जल की सांद्रता अधिक होती है। तो समुद्री जल को एक विशिष्ट संयंत्र द्वारा सामान्य जल में या पीने योग्य जल में परिवर्तित किया जाता है। इसमें एक अर्धपारगम्य, इस संयंत्र में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। एक ओर समुद्री जल को भर लेते हैं और इसी ओर अतिरिक्त दाब आरोपित करने के लिए पिस्टन लगा होता है, और इस ओर सामान्य जल होता है। जब पिस्टन पर अधिक मात्रा में दाब आरोपित किया जाता है और इतना अधिक आरोपित किया जाता है कि परासरण दाब से भी अधिक होता है, तो विलायक के कण समुद्री जल से, विलायक यानी कि जल के अणु समुद्री जल से निकल करके और सामान्य जल की ओर आने लगते हैं। इस तरह समुद्री जल से जल प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रक्रम रहा विपरीत परासरण या व्युत्क्रम परासरण। इस तरह हमने इस वीडियो के पहले पॉइंट को समझ लिया। पहले पॉइंट में मैंने बताया था अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं।
तो चारों अणुसंख्य गुणधर्मों की जानकारी हमें मिल गई। अब हम लोग इस वीडियो के सेकंड पॉइंट पर आते हैं और वो है असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर। असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर। जब विलेय को विलायक में डाला जाता है तो कभी कभी विलेय का संगुणन अथवा वियोजन होता है। संगुणन का मतलब होता है विलेय के अणु आपस में जुड़ करके बड़े आकार के अणु बना दें, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संगुणन। संगुणन यानी कि एसोसिएशन। और इस प्रक्रिया में विलेय के 2, 3 या इससे भी अधिक अणु आपस में मिल करके और एक नए अणु का निर्माण करते हैं जो बड़े आकार का होता है। और दूसरा वियोजन भी हो सकता है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है अगर विलायक के अणु टूट करके एक से अधिक हिस्सों में बंट जाते हैं तो इसे कहा जाता है वियोजन। संगुणन और वियोजन दोनों ही स्थितियों में अणुओं की संख्या परिवर्तित हो जाती है, जिससे अणुसंख्य गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है। इसे असमान व्यवहार कहते हैं। असमान व्यवहार को वांट ऑफ फैक्टर I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणक, वांट ऑफ फैक्टर I के टर्म्स में लिखा जाता है। I का मान बराबर होगा विलेय का सामान्य अणुभार या इसी को कह सकते हैं गणना द्वारा प्राप्त अणुभार बटे विलेय का प्रेक्षित या इसी को कह सकते हैं प्रयोगात्मक। प्रयोग से जो निर्धारित करते हैं वो कहलाएगा प्रयोगात्मक अणुभार। तो वांट ऑफ फैक्टर बराबर हो जाता है विलेय का सामान्य अणुभार बटे विलेय का प्रेक्षित अणुभार। प्रेक्षित अणुभार का मतलब प्रयोग द्वारा जो हम ज्ञात करते हैं, और सामान्य का मतलब जो उसका अणुसूत्र होता है उससे जो निर्धारित करते हैं वो कहलाता है सामान्य अणुभार। वांट ऑफ फैक्टर को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रयोगात्मक मान, प्रयोगात्मक या प्रेक्षित कह सकते हैं, प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्य गुणधर्म का गणना द्वारा प्राप्त मान। या इसी को लिख सकते हैं संगुणन
अथवा वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संगुणन अथवा वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। तो ये तो रहा वांट हाफ फैक्टर। अब हम वांट हाफ फैक्टर का मान देखेंगे कि अगर विलेय सामान्य रहता तब क्या होता है, अगर विलेय का संगुणन होता तब क्या होता है, और जब विलेय का वियोजन होता तब क्या होता है। तो विलेय की स्थिति और वांट हाफ फैक्टर आई का मान क्या होगा। अगर सामान्य अवस्था में रहता है, ना तो संगणन हो और ना ही वियोजन हो, तो आई बराबर 1 होगा। जब संगुणन होता है तो आई का मान कणों की संख्या कम हो जाने के कारण 1 से कम हो जाता है, और जब वियोजन होता है तो आई का मान कणों की संख्या बढ़ जाने के कारण 1 से अधिक हो जाता है। तो ये तो रहा विलेय की स्थिति और वांट हाफ फैक्टर आई का मान। अगर सामान्य रहेगा तो वांट हाफ फैक्टर आई का मान 1 होगा, संगुणन होगा तो कणों की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि अणु आपस में जुड़ जाएंगे, तो उस स्थिति में वांट हाफ फैक्टर का मान 1 से कम होगा। और जब वियोजन होता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है और उस स्थिति में वांट हाफ फैक्टर का मान 1 से अधिक होगा। अब हम लोग संगुणन की मात्रा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वांट हाफ फैक्टर में संबंध देखेंगे। संगुणन की मात्रा का मतलब होता है विलेय की कुल मात्रा का वह अंश जो संगुणित हो जाता है, संगुणन की मात्रा कहलाता है। संगुणन की मात्रा अल्फा बराबर होती है संगुणित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। और इसका मान होगा 1 माइनस आई बटे 1 माइनस 1 अपॉन एन, जहाँ एन संगुणित अणु में विलेय के अणुओं की संख्या है। अगर हम वियोजन की मात्रा देखें कि वियोजन की मात्रा और वांट हाफ फैक्टर में क्या संबंध होता है, तो वियोजन की मात्रा का मतलब होता है विलेय के कुल अणुओं का वह अंश जो वियोजित हो जाता है, वियोजन की मात्रा कहलाता है। वियोजन की मात्रा बराबर होगी वियोजित अणुओं की संख्या बटे
कुल अणुओं की संख्या। और इसका मान बराबर होता है I-1 वांट ऑफ फैक्टर -1 अपॉन n-1, जहाँ n एक मोल विलेय के पूर्णतः वियोजन से प्राप्त कणों के मोलों की कुल संख्या है। या ये कह सकते हैं कि एक अणु के वियोजन से जितने कण प्राप्त हों वो n के बराबर होगा। जब विलेय विद्युत अपघट्ट होता है तो उसका वियोजन होता है, और जब विलेय अध्रुवीय होता है तो उसका संगुणन हो सकता है। तो ये रहा संगुणन और वियोजन होने पर असमान व्यवहार। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक इन वीडियोज़ को कई बार देखें और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। आप वीडियोज़ को जितनी बार देखेंगे प्रत्येक बार कुछ ना कुछ नया सीखेंगे।